15-16 महीने हो चुके हैं और इस 15-16 महीने में जो सड़कें बनी थी वो भी टूट गई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आनन फानन में जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का काम किया ढाका विधानसभा के ऊपर समस्याओं को लेकर, जिसमें मैंने बस स्टैंड की बात की, फुलवरिया घाट की बात की, सड़कों की बात की, तब आनन फानन में बिना किसी ठेकेदार के, बिना किसी योजना के भगवान को जो है जमीन में लेटा के पूजा पाठ कर दिया गया और विभाग उस पर एक्टिव हो गया। तो आपको ये डर सताने लगा कि जो मैं 15 साल से फुलवरिया घाट को नहीं बनने दे रहा हूं और रोजगार कर रहा हूं, वसूलियां करवा रहा हूं 20 रुपए से लेकर 45 रुपए तक, कहीं इसका क्रेडिट अभिजीत सिंह न ले जाए, जन अधिकार पार्टी न ले जाए, जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता न ले जाए। तो आनन फानन में आपने क्या किया कि हमारे भगवान का भी अपमान किया। जमीन में रख के, ईंटा पर भी कम से कम ईंटों पर रख के भगवान के पूजा हो सके। नमस्कार, मैं रामकिशोर सिंह विकी, आप देख रहे हैं खबरें 24/7। मैं अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं अभिजीत सिंह, उनसे कुछ चुनावी चर्चा पे बात करेंगे। पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। सर, जो आपका एक अभियान चल रहा है, बदलेगा ढाका बदलेगा बिहार, टीम अभिजीत, और अभिजीत आपके द्वार है सर। तो सर, इस पे करीबन 1.5 साल चुनाव के हो गया है जी। सर, इस पे कोई बदलाव ढाका विधानसभा में नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए, जो मेरा कार्यक्रम है बदलेगा ढाका तो बदलेगा बिहार, अभिजीत सिंह आपके द्वार, आपका समर्थन ही लाएगा परिवर्तन। ये अपने आप में बताता है कि 1 साल से ज़्यादा करीबन 15-16 महीने हो चुके हैं और इस 15-16 महीने में जो सड़कें बनी थी वो भी टूट गई। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आनन फानन में जब मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का काम किया ढाका विधानसभा के ऊपर समस्याओं को लेकर, जिसमें मैंने बस स्टैंड की बात की, फुलवरिया घाट की बात की, सड़कों की बात की, तब आनन फानन में बिना किसी ठेकेदार के, बिना किसी योजना के भगवान को जो है जमीन में लेटा के पूजा पाठ कर दिया गया। आपने देखा कि जो हमारे देव का जो पूजा हुआ, भगवान का जो पूजा हुआ वहां पर, वो आप किस स्थिति में पूजा कर रहे थे सर? यहाँ पे तो इतनी जल्दीबाजी किस बात की थी? क्योंकि अभिजीत सिंह का मेल आदरणीय मुख्यमंत्री के पास गया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और विभाग को मेल गया और विभाग उस पर एक्टिव हो गया। तो आपको ये डर सताने लगा कि जो मैं 15 साल से फुलवरिया घाट को नहीं बनने दे रहा हूं और रोजगार कर रहा हूं, वसूलियां करवा रहा हूं 20 रुपए से लेकर 45 रुपए तक, कहीं इसका क्रेडिट अभिजीत सिंह न ले जाए, जन अधिकार पार्टी न ले जाए, जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता न ले जाए। तो आनन फानन में आपने क्या किया कि हमारे भगवान का भी अपमान किया। जमीन में रख के, ईंटा पर भी कम से कम ईंटों पर रख के भगवान के पूजा हो सके। तो मुझे तो आश्चर्य होता है, जो राम के नाम पे वोट मांगते हैं, जो राम के नाम पे सत्ता में है, वो हमारे राम को भी प्रतिष्ठा देने का काम नहीं करते हैं। आप जानते होंगे कि 4% अब बिहार में मंदिरों पर टैक्स लगने का काम हो रहा है। ये कौन से राम भक्त हैं? ये कौन सा हिंदुत्व है इनका? ये कौन से हिंदू हैं? ये सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए इन्होंने हिंदुत्व का घिनौना खेल खेला है। और जहां तक ढाका विधानसभा का सवाल है, तो मैं स्पष्ट कर दूं कि यहां कोई सड़कें, कोई पुल पुलिया, कोई बस स्टैंड, कोई ट्रेन का ठहराव, कोई खेल का मैदान, कोई स्कूल, कोई महाविद्यालय, कोई शिक्षा संस्थान, कोई स्वास्थ्य का, अगर हॉस्पिटल की बात करें, एम्बुलेंस की बात करें, सब के सब आज धरे के धरे हैं। ना एक स्वास्थ्य सुविधा यहाँ का ठीक है, ना शिक्षा संस्थान यहाँ की ठीक है, न यहाँ की सड़कें ठीक हैं, न यहाँ का पुल पुलिया ठीक है, न यहाँ ट्रेन का आवाजाही ठीक है। तो यहाँ ठीक क्या है? सर, अभी आप एक बात बोले हैं कि यहाँ भूमि पूजन जल्दबाजी में किया गया। बिल्कुल किया गया। माननीय जो वर्तमान विधायक हैं पवन जायसवाल जी और यहाँ के सांसद रामा देवी जी,
उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी मीडिया को बताई हुई थी कि 143 करोड़ का टेंडर पास हुआ है। ऐसा है कि कोई भी टेंडर जब पास होता है और कोई भी एजेंसी या कोई भी ठेकेदार या कोई भी कंपनी काम करने आती है तो आपको मालूम होगा कि एक लोहे के बोर्ड पर उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू और कंपनी का नाम और अवधि लिखा रहता है। कहां लिखा हुआ है फुलवरिया घाट पर, बताइए और दिखाइए ना कहां लिखा हुआ है। आप कहते हैं कि 31 मार्च तक आनन फानन में हम ढलाई करवा लेंगे। कौन सी योजना से ढलाई करवाइएगा? आप सिर्फ इस बात से डर गए कि आपका विरोधी जो आपसे चुनाव हारा है 1 साल पहले, वो घर नहीं बैठा है, वो सड़क से मुख्यमंत्री आवास तक में हमला कर रहा है। जब मैंने मुख्यमंत्री को मेल लिखने का काम किया और जब मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान ले लिया, तब हमारी सांसद साहिबा का नींद खुला। हमारी सांसद साहिबा से मैं पूछना चाहता हूं कि घोड़ासान में रैक पॉइंट क्यों नहीं बना, क्यों ढेंग चला गया? है कोई जवाब? चैनपुर में पहले कोयला और मसूरी उतरता था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। एक समय में चैनपुर में कोयले का रैक पॉइंट, मसूरी का रैक पॉइंट हुआ करता था। चैनपुर में रैक पॉइंट क्यों नहीं बना, क्यों ढेंग चला गया? क्या घोड़ासान में जमीन की कमी है क्या? रेलवे की कोई कमी नहीं है हजूर। घोड़ासान आदर्श स्टेशन है, यहां रेलवे रिजर्वेशन काउंटर है, फिर भी यहां महत्वपूर्ण ट्रेनें नहीं रुकती हैं। क्यों नहीं रुकती हैं? कौन पूछेगा? आपने सदन में कितनी बार सवाल उठाया और यहां के माननीय विधायक क्या सदन में आवाज उठाते हैं? हमें हवाई जहाज चाहिए। अरे बस स्टैंड तुम्हारे यहां है नहीं। अगर सरकारी बस स्टैंड ढाका और घोड़ासान में हो तो 160 रुपए में आप पटना जा सकते हैं। मैं तो यही कह रहा हूं ना कि सरकारी बस स्टैंड ले आइए। सरकारी अस्पताल ढाका विधानसभा में 35 गो है, उप केंद्र और स्वास्थ्य केंद्र जो होते हैं, जो छोटे और बड़े मझौलिए, एक भी नहीं चल रहे हैं। बता दीजिए, आप तो मीडिया के भाई हैं, आप लेके, मैं आपको लिस्ट देता हूं, आप माइक लेके घूम जाइए। एम्बुलेंस की स्थिति वही है, न चैनपुर में है, न आपको पचपकड़ी में है, न ढाका में है, न घोड़ासान की स्थिति जाके देख लीजिए। अभी देखिए वहां बंद पड़ा है, वो कचड़ा कबाड़ हो चुका है। सर आपके द्वारा तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया गया था, पत्र भेजा गया था, तो क्या रिप्लाई मिला सर उस पर? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूं कि एक मुख्यमंत्री एक ऐसे प्रतिनिधि जो बहुत कम वोट से लाए चुनाव में, और मेरे द्वारा लिखे गए पत्र का तुरंत उन्होंने संज्ञान लेते हुए विभाग को उन्होंने चिट्ठी को फॉरवर्ड करने का काम किया है। ई पत्र था तो उसको फॉरवर्ड किया उन्होंने। अब विभाग के ऊपर है, और विभाग को मैंने भी समय दिया है कि अगर वो 20 दिन 25 दिन या 30 दिनों में उसके ऊपर संज्ञान नहीं लेगा तो फिर हम आदरणीय मुख्यमंत्री को लिखेंगे। नहीं ये लोग सुनेंगे तो कोर्ट जाने का काम करेंगे। क्योंकि मैंने जो पत्र लिखा है, जो ढाका विधानसभा के ऊपर जो मैंने पत्र लिखा है आदरणीय मुख्यमंत्री को, मैंने क्या कहा? हमारी 4-5 सड़कें हैं, उनको चौड़ा कर दो। गांधी चौक से लेकर झड़ोखड़, चैनपुर से झुआराम, चैनपुर से घोड़ासान, भेलवा से चिरैया, यही तो कुछ महत्वपूर्ण सड़कें हैं। इनको चौड़ीकरण करा दीजिए, इन सड़कों को बनवा दीजिए। सर आप झौआराम से बोल रहे हैं कुंडवा चैनपुर, जो चौड़ी होने की दूर की संभावना है, अभी तो वहाँ सड़क ही नहीं बन पाई है। यहाँ मतलब उस दायरे में करीबन 5 से 7 पंचायत पड़ते हैं, अनेकों ग्रामीण, बिल्कुल पड़ते, अनेकों ग्रामीण ढाका जाने, क्या मंडल कार्यालय उनका ढाका है, ढाका जाने में, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। तो इस पे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आपके सवाल के तहत मैं 2 चीजें बताऊंगा। आप पहली बात, तो सड़कें क्यों नहीं बन रही हैं? क्योंकि आपके मान्यवर जिनको हम लोगों ने चुना विधायक के तौर पे, वो पंचायती राज और दूसरे चुनाव में व्यस्त हैं। सदन में वो इस बात को कहते नहीं हैं। मोतिहारी में एयरपोर्ट चाहिए तो वहां आदरणीय गन्ना मंत्री प्रमोद जी हैं, वो इस बात को उठा सकते थे। आपने अपना समय क्यों व्यर्थ किया? आप बस स्टैंड की बात करते, सड़कों की बात करते, स्वास्थ्य जो हॉस्पिटल से उनकी बात करते। अभी देखिए आप पुरनहिया में एगो बिल्डिंग बन के स्कूल के बिल्डिंग बन के खड़ा है, आज तक शुरू नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ भाई? सर ऐसा तो और आपका दूसरा भी आपके सवाल में एक और पहलू है। आपने कहा कि हमारी जो सड़कें बन रही हैं ना, इनके ऊपर इतना ना बड़ा कमीशन का लोड है कि वो कमीशन देते देते ठेकेदार जो है खत्म हो जा रहा है।
करप्शन बहुत ज्यादा है, इस करप्शन को रोकेगा, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा प्रशासन है वो तो दारू पकड़ने में व्यस्त है। सर सुशासन की सरकार में जब दारू, आपके यहाँ दारू पर 2 लाइन चर्चा करेंगे आपके साथ। जैसे सुशासन की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो शराब को लेकर बहुत सख्त कानून का दायरा किए हैं, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया हुआ था कि पीने पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, बेचने पे कार्रवाई किया जाएगा। जो गरीब मजदूर है, जो बेरोजगार है, वो कमाएंगे 100 रुपया, और 100 रुपया के 100 रुपया अगर दारू में लगा दे रहे हैं तो उनका पालन पोषण, उनका बाल बच्चा कैसे होगा? देखिए, नीतीश कुमार जी की उम्र हो चुकी है जी, वो थक चुके हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन एक उम्र हो जाने के बाद इंसान को अपनी रिटायरमेंट तय कर देनी चाहिए। आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी कंफ्यूज हैं पूरी तरीके से कि वो ये जो शराबबंदी उन्होंने किया, शराबबंदी करना कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन इसको किस तरीके से किया जाए ये गलती हो गई उनसे। जो कहते हैं कि डिप्लॉयमेंटेशन, मतलब इस चीज को कैसे डिप्लॉय किया जाए, कैसे इनिशिएट किया जाए, वो बिहार के सरकार के अधिकारी और बिहार सरकार फेल्योर है। रही बात कि शराब, तो शराब पीना किसने सिखाया हुजूर? आप ही ने तो सिखाया जी। पंचायत पंचायत, टोला टोला में शराब की दुकान खुलवा के कौन पिलवाया? आप ही पिलाए, और आपने बंद कर दिया, और अभी पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब कह रहे हैं कि नहीं, शराब पीते हुए पकड़ाइएगा तो पैसा देकर छूट जाइएगा। तो डुप्लीकेट शराब हम काहे पीने जाएं, और काहे पी के पकड़ाएं, और काहे आपको पैसा दें? पहले ही बताइए हमको। पहले तो शराब बिहार में आपूर्ति करा कौन रहा है, उसकी अरेस्टिंग कितनी हुई है? 6,32,000 लोगों के ऊपर केस है, उसमें से कै गो विधायक है, कै गो एमपी है, कै गो आईएएस अफसर है, कै गो आईपीएस अफसर है, कै गो बीडीओ है, कै गो सीईओ है। क्या ये लोग शराब नहीं पीते हैं? इनका ब्लड सैंपल टेस्ट क्यों नहीं होता है? मैं कराने के लिए तैयार हूं। क्या यहां के वर्तमान विधायक कराएंगे? यहां का सदन का नेता कराएगा? नहीं कराएगा। सवाल यह है कि शराबबंदी नहीं है, ये कमाई का एक जरिया है सत्ता में बैठे लोगों का। तो शराबबंदी कुछ नहीं है। इसमें कौन जेल जा रहा है? गरीब जा रहा है, मजदूर जा रहा है, ठेला वाला जा रहा है, रिक्शा वाला जा रहा है, मिडिल क्लास का लोग जा रहा है। अमीर ज्यादा तो एक नहीं जा रहा है। अमीर लड़का को देखे कभी पकड़ाते हुए, धनिक व्यक्ति को देखे कभी जाते हुए जेल? कभी कोनो का विधायक जी लोग दारू नहीं पीता है? विधानसभा में दारू कहां से निकल गया? निकल गया तो कौन गया जेल? हमारे दुकान से, हमारे घर से निकलेगा तो हम जाएंगे जेल। आपके विधानसभा से निकला, विधानसभा के अध्यक्ष को और मुख्यमंत्री को जेल जाना चाहिए था। शराब से जो लोग मर रहे हैं, अभी हाल फिलहाल अभी कल छपरा में भी मरा है, और इससे पहले भी लोग मर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के ऊपर कहीं नहीं सजा हो रहा है? मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर हो। कोरोना से अगर मरते हैं तो स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। दारू से कोई मरता है तो मुख्यमंत्री के ऊपर एफआईआर होना चाहिए। और अगर नहीं हो सकता है तो आपको कोई हक नहीं है कि आप सबसे छोटे तबके के इंसान हमारे चौकीदार के ऊपर एक भी एफआईआर करिए। जब तक ऊपर वाले के ऊपर एफआईआर नहीं होगा तब तक हमारे चौकीदार, दफेदार और हवलदार के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए। और सर एक क्वेश्चन और, जैसे घोड़ा साहब कितना विकास किया है, इसको पंचायत, नगर निगम पंचायत बना दिया गया है सर, इसको कितना विकास किया? ऐसा है कि ये कहीं ना कहीं राजनीति विषाद को बिछाने के लिए इसको नगर पंचायत बनाया गया। मेरा इतना ही मानना है कि यहाँ 40,000 की जनसंख्या और 5 पंचायतों को तोड़ ममोड़ के इसको बनाया जा रहा है। लेकिन 40,000 लोग में से 35,000 तो किसान या छोटे मझोलिए लोग हैं, रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, मजदूर हैं। वो कहां से टैक्स भरेंगे? मैंने इस पर भी मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखने का और डीएम को काम किया था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग संज्ञान लेने के इसमें हैं, क्योंकि एक बार वो बिल पास कर दिया, हम लोग कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर कोर्ट जाने से पहले अगर सरकार ने चुनाव घोषित कर दिया तो जन अधिकार पार्टी उस चुनाव में भी जाएगी। हम अगर बाहर से नहीं रोक पाएंगे तो अंदर जाके ऐसे बिल को लेके आएंगे, ऐसे गैजेट्स को लेके आएंगे सरकार से लड़के, कि जहां किसानों को 14वां वित्तीय आयोग दिलाया जा सके, जहां नरेगा की फैसिलिटी पंचायती नगर पंचायत में भी हो,
और हमारे ऊपर टैक्स ना लगे, जब तक हम आर्थिक रूप से और भौगोलिक रूप से हम सक्षम ना हो जाए। तो ये नहीं है, हमारी लड़ाई दोनों तरफ से है। हम सरकार के खिलाफ कोर्ट में भी लड़ेंगे, और अगर आनन फानन में, जिस प्रकार पूजा पाठ हुआ आनन फानन में, उस तरह कहीं सरकार आनन फानन में चुनाव करा देती है तो जन अधिकार पार्टी चुनाव में भी जाएगी। हम वहां अंदर जाके बैठ के, उस काउंसिल में अंदर बैठ के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे कि हमारे किसानों के ऊपर टैक्सेशन का बोझ ना डाला जाए। और हम अभी सर से बात करना चाह रहे हैं, जो एनटीपीसी का जो गड़बड़ी हुआ है, रेलवे वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 60% कंफर्ट होना चाहिए, वो एकदम 93% पर अथी किया जा रहा है। सर इस पे क्या कहना चाह रहे हैं सर, माननीय प्रधानमंत्री को और रेल मंत्रालय को? देखिए, अभी आप देखें शिक्षा व्यवस्था बिहार में, तो जो बीएड का जो पहले फीस था 1800 रुपये, उसको 1.5 लाख कर दिया गया। मुझे ये बताइए कि बिहार की जो इकोनॉमी है, जो अर्थव्यवस्था है, पर इंसान जो हमारी जो कमाई है वो लगभग 2800 रुपये 3200 रुपये है। किसी किसी जिला में, पटना की बात नहीं कर सकते हैं, पटना शहरी में आ जाता है, पटना की हम बात नहीं करेंगे। पटना में ठीक है 30,000 आ सकता है, लेकिन शिवहर में क्या है, बगल में है, घोड़ासान में क्या है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण में क्या है, गोपालगंज में क्या है, सीतामढ़ी में क्या है, तो वही 3000 से लेके 5000। तो जब हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप हमारा फीस बढ़ा रहे हो। और जहां तक आपने एनटीपीसी और रेलवे की जो ये जो एक तरह से कहें तो ये शिक्षा का, या यूं कहें तो अभी तक की बहाली का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। सर जैसे पीछे के दरवाजे से अपने कुछ खास लोगों को, कुछ खास समुदाय के लोगों को तहरीर देते हुए, और कुछ हमारे दलित महादलित भाइयों को और ओबीसी के भाइयों को दरकिनार किया गया है। यह कहीं ना कहीं एक चोर रास्ता है, सरकार के द्वारा अपनाया गया कुछ खास समुदाय को हटाने के लिए। सर कुछ युवाओं का सवाल है कि 2021 में जो आर्मी का दौर मुजफ्फरपुर में हुआ था, आर्मी कैंपस में, तो कोरोना के वजह से रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया है। कोरोना में चुनाव हो सकता है और वैकेंसी क्यों नहीं क्लियर हो सकती है? सर इस पे क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कर देता हूं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हिंदुस्तान में रिफॉर्म मतलब परिवर्तन की बहुत बड़ी जरूरत है। मैं कहता हूं, मेरा ये अपना व्यू है, मेरे पार्टी का मैं नहीं जानता, लेकिन अभिजीत सिंह की अपनी सोच ये है कि राजनीति में एक बदलाव बहुत जरूरी है। अगर 60 साल का आदमी, एक आईएएस अधिकारी, एक जज साहब हमारे रिटायर हो सकते हैं, तो हम 75 साल के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री क्यों बनाए? आप 20,000 करोड़ रुपए के पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बना रहे हैं क्योंकि आपके घुटनों में दर्द हो जाता है, वहां जगह कम है, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है पंजाब, हरियाणा और बिहार, उत्तर प्रदेश के किसान का केसीसी माफ करने के लिए। 12 करोड़ की गाड़ी में भी आप बैठ के अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं, और हमारे गरीब मजदूर किसान इस ठंड में भी सड़कों पे सोने का काम कर रहे, उनके लिए छत बनाने का पैसा आपके पास नहीं है। रही बात नौकरियों की, तो शिक्षा को पूरी तरीके से यह सरकार चौपट कर देना चाहती है, क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आप सवाल उठाएंगे, आप सवाल करेंगे। स्कूल को बंद करो, रैली को चालू करो। अभी स्थिति यह होनी चाहिए कि कंप्लीट और कंप्लीट राजनीतिक लॉकडाउन होना चाहिए, राजनीतिक लॉकडाउन होना चाहिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं भी चुनाव कराने की। क्या जरूरत है चुनाव कराने की? सत्ता की भूख क्यों है इतनी आपको? सत्ता में बैठने की इतनी भूख क्यों है बीजेपी वालों को? सर अभी जो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कुछ अभी वायरल हुआ था सर, एक बात कि सरकार अभी जो हमारे केंद्र में है, राज्य में भी है, अभी सुशासन बाबू की सरकार राज्य में, हमारे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो ये चाह रहे हैं कि युवाओं पढ़े नहीं, रोजगार नहीं करें, क्योंकि जब वो रोजगार करने लगेंगे तो हमारे रैली में पहुंचेंगे नहीं। इस पे सर आप क्या कहना चाह रहे हैं? वही कह रहा हूं कि हमारी जो सरकार है वर्तमान की, चाहे केंद्र की या चाहे प्रदेश की,
उनका आप देखिए पिछले 4-5 सालों से ठीक से सबका परीक्षा नहीं हो पा रहा है, कॉलेजेस सही से चल नहीं रही है। नीतीश कुमार जी ने युवाओं को डिलीवरी बॉय की नौकरी दे दी है। आज हम लोग एक फिल्म देखते थे या हम लोग चर्चा करते थे उड़ता पंजाब, आज उड़ता बिहार हो चुका है साहब। पूरे भारत में सबसे बड़ा ड्रग्स और सूखे नशा का अड्डा बन चुका है ये बिहार। पहले हम लोग कहते थे बालू माफिया, शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, अब यहां कहीं ना कहीं सूखा नशा का माफिया का राज चल रहा है। आप हमारा देख लीजिए, जितना भी एरिया है, बॉर्डर एरिया हो या दूसरे, क्योंकि बिहार एक लॉक्ड स्टेट है, मतलब आपको बिहार आने के लिए किसी न किसी दूसरे प्रदेश से या देश से, इधर नेपाल लगता है और बाकी जगहों पे यूपी और उत्तराखंड और क्या कहते हैं झारखंड और बंगाल लगता है। तो उन प्रदेशों से हमारे प्रदेश में कहीं ना कहीं ड्रग्स, सूखे नशा का व्यापार हो रहा है। ये मेरे आदरणीय पप्पू यादव जी गलत नहीं बोलते हैं कि अब बिहार जो है उड़ता बिहार हो चुका है। और शिक्षा की बात आप नहीं कर सकते हो, स्वास्थ्य की बात आप नहीं कर सकते हो, आप किसकी बात करोगे? हिंदू हिंदुत्व, मुस्लिम हिंदू, इंडिया पाकिस्तान, चीन भारत। इसके अलावा बीजेपी के किसी भी नेता में दम नहीं है कि वो भारत की अर्थव्यवस्था की बात कर ले, वो भारत के स्वास्थ्य की बात कर ले, वो भारत की शिक्षा की बात कर ले, वो भारत की बात कर ले। मैं तो कहता हूं भारत की बात कर लो। ऐसा कोई बीजेपी में वक्ता प्रवक्ता, ऐसा कोई नेता नहीं है। वो लास्ट में कहां ले जाएगा घुमा के आपको? देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, हिंदू मुस्लिम, राम। मेरे भी राम है, मैं तो कहता हूं सिया राम। सिया के बिना राम नहीं, तुम तो सिर्फ राम राम करते हो। सर जैसे ढाका विधानसभा से मैं बात कहना चाह रहा हूँ, यहाँ 75% नशीला युवा बन गए हैं, मतलब नशा में धुत रहते हैं। जैसे अनेकों प्रकार की घटना यहाँ घटती रहती है, सुलेशन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से कितना किसान तो आत्महत्या कर लिए। सर इस कैसे जो ढाका विधानसभा है नेपाल से बिलोंग करती है, बेटी रोटी का सवाल है, तो इस पर सर क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ की देखिए शासन और प्रशासन? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि हमारा जो विधानसभा है वो लगभग नेपाल के बॉर्डर से कनेक्टेड है जी। और हमारा नेपाल से बेटी रोटी का एक बहुत पुराना संबंध, अनंत काल से एक संबंध हमारा बना हुआ आया है। हम उसको बंद तो नहीं कर सकते, परंतु अब नेपाल से पानी भी बहुत छोड़ा जाता है, जो हमारे ढाका विधानसभा में गोवाबारी से लेके और हीरापुर से लेके सारा डैमेज हो जाता है पूरा का पूरा, कि ये करीबन 6 किलोमीटर तक खुला हुआ एरिया है, ओपन एरिया है, जहां बांध वांध नहीं है। इसे कारण कई जगहों पर अंदर भी पानी आ जाता है। ये हर साल का एक खेल बन चुका है। लेकिन हम इसके लिए केवल नेपाल को दोषी नहीं मान सकते। कहीं ना कहीं सरकार, जो राज्य में बैठी हुई नीतीश और एनडीए की सरकार है, और यहां के जो प्रतिनिधि हैं हमारे, जो लगातार है, मान लीजिए सांसद साहिबा हैं, हमारी बहुत सीनियर लीडर है, मैं बहुत सम्मान करता हूं उनका, 15 साल से सांसद है, लेकिन वो बताए तो 15 सालों में उन्होंने ढाका विधानसभा या बर्गिनिया विधानसभा या रीगा विधानसभा के लिए क्या किया उन्होंने? जो बॉर्डर एरिया का हमारा विधानसभा है, क्या किया आपने? बाढ़ के लिए कई बार आप सदन में बोली, बाढ़ के लिए बोली, रोजगार के लिए कब उठाया सवाल? मैं कहता हूं ढाका बदलेगा, ढाका में एक महाविद्यालय की स्थापना कराइए। आप लोग सदन में क्यों नहीं इस बात को उठाते हैं? मैं तो सड़क पे हूं ना, मैं तो रोज हल्ला कर रहा हूं, ढाका में एक महाविद्यालय खोलो, ढाका में एक महाविद्यालय खोलो। लेकिन हमारे जो नेतागण हैं, जो कि कहीं ना कहीं सदन में हैं, वो इस बात को क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि उन्हें डर है कि अगर लोग पढ़ जाएंगे तो नौकरी मांगेंगे, हम नौकरी दे नहीं सकते हैं। अब ये बताइए कि जो LIC, जो रेलवे, जो इंडियन ऑयल सरकार से फायदे में नहीं हो पा रही है, उस घाटे की कंपनी को प्राइवेट कंपनी खरीद के कहती है कि हम इसको मुनाफा में ले आएंगे। उन लोगों के पास कोई जादू का छड़ी है जी? नहीं ना, वो लोग भी आदमी है ना, है दिमागे ना है। समस्या क्या है कि आप कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के, बड़े व्यापारियों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। आज हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान का सारा धन
लगभग 1 से 1.5% लोगों के कब्जे में है। सर एक लास्ट क्वेश्चन, यहाँ के पूर्वी चंपारण खेती के मामले में सबसे आगे कहा जाता है चंपारण को। यहाँ सबसे पहले नील की खेती होती थी अंग्रेज़ के समय, ब्रिटिश सरकार के समय, और वही खेती आज लोग गेहूं और धान में लगा रहे हैं। जो आज किसान तड़प रहे हैं यूरिया को लेकर, खाद को लेकर, वो खाद जैसे पैक्स में आना चाहिए, पैक्स उसको कालाबाजारी करके अगर दूसरे व्यापारी से बेच दे रहा है। सर इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी तो एक राजनीतिक ही खेल है। ऐसा है कि सरकार को कहीं ना कहीं क्योंकि हम लोग बॉर्डर एरिया में हैं, तो हमारे जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और जो थाना जो हमारे लगते हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी पेट्रोलिंग बढ़ानी होगी। उनके ऊपर हमें कहीं ना कहीं अपना नज़रिया बदलना होगा। जहाँ तक बात है खाद की, यूरिया की, तो आप देखिए घोड़ासान में बहुत बड़ा हम लोगों ने बिस्कोमान का केंद्र खुलवाया हुआ है। यहाँ 265 का यूरिया मिलता है, लेकिन आप वो यूरिया कहाँ लेके जा रहे हैं ये तो प्रशासन को देखना है। रही बात कि कुछ संस्थाएं या कुछ दुकानदार या कुछ लाइसेंसधारी अपने यूरिया को ब्लैक कर रहे हैं, तो प्रशासन क्या कर रही है? आखिर आप टैक्स जो आप प्रशासन को जो तनख्वाहें जाती हैं आपके और हमारे टैक्स से जाता है, तो वो क्या कर रही है? क्या उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं है? क्या उसकी मिली भगत नहीं है? तो सरकार को कहीं ना कहीं, और सरकार को ये भी तय करना होगा। देखिए ये डाइवर्ट करने के लिए भी होता है। जहां आपके जिले में 28,000 टन की जरूरत है, आप वहां इस बार मात्र 12,000 टन भेजोगे तो हल्ला तो होगा ना साहब। 28,000 टन का रिक्वायरमेंट अगर मान लेते हैं, उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं कि चंपारण की जरूरत है और आप मात्र 12,000 टन भेज रहे हो, तो कैसे काम चलेगा? और सर यहाँ के जो जन वितरण प्रणाली है, जो डीलर 12 रुपये की वजह 13 रुपये की वजह 15 रुपये यूनिट लेते हैं। हर 5 kg के जगह अगर 4 kg देते हैं, सर इस पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? ऐसा है कि यहाँ के जो सत्ता में बैठे जनप्रतिनिधि हैं, इसके ऊपर उन्हें जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या उन्होंने कोई नया फीस स्ट्रक्चर, कोई नया कमीशन तो नहीं डाल दिया हमारे डीलर भाइयों के ऊपर? जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर डीलर हमारा या हमारा कोई दुकानदार या कोई हमारा व्यापारी भाई चोरी करता है, तो ये मत सोचिए केवल वो अपने लिए कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक नया कमीशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है, जिसमें हमारे कार्यपालिका और विधायक पालिका, माने हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी भी लिप्त हैं। इसका जवाब हमारे जनप्रतिनिधियों को देना चाहिए कि आपके आने के बाद, आप जब से आए हो सत्ता में, करप्शन बढ़ क्यों गया है? क्यों बढ़ा करप्शन? क्यों 1 रुपया 1.5 रुपया ज्यादा हो गया, 1 किलो कम हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं आपने कोई अपना यूनिट फिक्स कर दिया हो? इस पर जवाब क्यों नहीं देते हैं आप? इस पे जवाब आप उनसे पूछिए कि हजूर कहीं आप अपना जेब तो नहीं गर्म कर रहे हैं, और गर्म कर रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। अगर गरीबों का अनाज अगर आप चुरा के खा रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबरी 24/7, कैमरामैन मुन्ना के साथ संवाददाता रामकिशोर सिंह बिक्की।